बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू कर रहे हैं ऑक्टा नंबर 2023 पेपर 2 द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऑक्टा नंबर 2023 विंटर 23 पेपर 2 ज्योग्राफी का हम शुरू कर रहे हैं। कनेक्ट नेम अरसलान मुसानी लोधू चल बिस्मिल्लाह। अ मैप शोइंग सर्टेन पाकिस्तान एंड सराउंडिंग कंट्रीज। ठीक है, हमने देख लिया। नेम द प्रोविंस लेबल वी एंड टू सिटीज डब्ल्यू एंड एक्स। आपको नेम द प्रोविंस लेबल वी एंड टू सिटीज लेबल डब्ल्यू एंड एक्स। वी कौन सा प्रोविंस है? बलूचिस्तान। और डब्ल्यू और एक्स कौन सी सिटीज हैं? डब्ल्यू और क्या बोले? नेम द सिटी लेवल डब्ल्यू एंड एक्स। ठीक। डब्ल्यू है कोयटा, एक्स है गवादर। कोयटा, गवादर। ठीक। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक्स और डब्ल्यू के दरमियान कितना डिस्टेंस है? स्केल निकालते हैं। डब्ल्यू और एक्स के दरमियान डब्ल्यू कितना दिख रहा है आप लोगों को? जूम करूं? कितना लग रहा है आप लोगों को? 6.4 समथिंग। 5 नहीं है, 4 है। 5 भी लिख लेंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है। 6.4 सेंटीमीटर। और इसने यहाँ पे आपको स्केल दी भी, और हमेशा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर होता है। तो 6.4 सेंटीमीटर का मतलब 640 किलोमीटर। 6.4 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसने इसमें बोला हुआ है, तो ये हो गया 640। तो 640 किलोमीटर। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ सिटी एक्स फ्रॉम सिटी डब्ल्यू। अच्छा भाई, सिटी डब्ल्यू से एक्स की क्या डायरेक्शन है? सिटी डब्ल्यू से एक्स की क्या डायरेक्शन है बताएं। साउथ वेस्ट। साउथ नहीं होगा सिर्फ, साउथ नहीं है, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ लैटिट्यूड लेबल वाई। ठीक है भाई, ये जो वाई है, ये कौन सी लाइन है? जो वाई है वो कौन सी लाइन है? कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप 23.5 भी लिख सकते हैं, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिख सकते हैं। सिर्फ कैंसर ना लिखें, बहुत अजीब सा लगेगा। ठीक है, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखें। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इतना बड़ा मसला नहीं है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स लेबल जेड। अच्छा भाई, लोकेशन बतानी है भाई जेड की। सही है, थोड़ा सा साफ करते हैं। और बताएं आप लोकेशन जेड की कहाँ पर है? सेंट्रल बलूचिस्तान में। ठीक है, एक पॉइंट हम लिख लिख देंगे, सेंट्रल बलूचिस्तान। और क्या लिखें? ईस्ट ऑफ खाड़ान डेजर्ट लिख देते हैं। ईस्ट ऑफ खाड़ान डेजर्ट। साउथ ऑफ कोयटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये भी लिख सकते हैं 28 डिग्री नॉर्थ पर है, बिटवीन 64 ईस्ट टू 68 ईस्ट। बिटवीन 64 ईस्ट टू 68 ईस्ट, साउथ ऑफ कोयटा। अरेबियन सी का नॉर्थ ना लिखें तो हमें अच्छा है। ठीक है,
क्योंकि पूरा अरेबियन सी लिख भी सकते हैं, पर बड़ा डाउटफुल है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, आप वेस्ट ऑफ डिपेंडेंस भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज आप लिख सकते हैं। चलो आप डिफाइन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल टोपोग्राफी। अच्छा, नेशनल टोपोग्राफी क्या होती है? सरफेस फीचर ऑफ अ लैंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंड, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लैंड बोल सकते हैं, और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल बड़ी इजी है। माउंटेन ना लेके आप ना कुछ स्पेसिफिक लिख दें, आप कुछ स्पेसिफिक की तरफ जाएं, कोई स्पेसिफिक माउंटेन, कुछ स्पेसिफिक रिवर का नाम मुझे बता दें, कुछ स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं। रिवर इंडस लिख लें, हिमालय लिख लें, खारान डेजर्ट लिख लें, और बहुत कुछ लिख सकते हो, सफेद कुआ, बस सही है, सही सही, बहुत कुछ लिख सकते। एक्सप्लेन टू वेज डेजर्ट्स रिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। मतलब ये दो तरीके बताने हैं जिससे डेजर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दो तरीके बताने हैं जिससे डेजर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दो तरीके बताने, क्लाइमेट का एक बता दें, एक्सट्रीम ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है विच इज अनसूटेबल फॉर क्रॉप्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? सॉइल के बारे में लिख देते हैं, सॉइल बड़ी सैंडी होती है, इनफर्टाइल सॉइल होती है, और इसकी वजह से आपको उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो आपको पे हो सकता है आपको पे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़े, फर्टिलाइजर आपका ज्यादा यूज हो जो कि आपका कॉस्टली होगा, ये भी लिख सकते हैं। और आप लोग क्या लैक ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नो वाटर फॉर इरिगेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर, सही है, सही है, सही जा रहे हैं हम, लिख सकते हैं। फर्टाइल कर सकते हो सर, सैंड फर्टाइल, फर्टाइल कर सकते, हाँ हाँ, ऑब्वियसली आप जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालेंगे तो सैंड फर्टाइल हो जाएगी। क्या नो रेनफॉल, ठीक है लिख सकते हो, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ कि सैंड इनफर्टाइल होगी, इससे आपको फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ेगी, क्लाइमेट एक्सट्रीम ड्राई और हॉट होगा जो अनसूटेबल होता है क्रॉप्स के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टेट फोर विद अदर देन एग्रीकल्चर दैट डेजर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय पीपल। स्टेट फोर वेज, एक सेकंड रुकना, state four ways other than agriculture that can be used by people: mining, सोलर पैनल्स, इंस्टॉलिंग ऑफ सोलर पैनल्स, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, आप डेजर्ट में कर सकते हो इंस्टॉलिंग ऑफ सोलर पैनल्स, सेटलमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल सेटलमेंट भी कर सकते हैं, और टूरिज्म नहीं करें, सफारी कर सकते हैं, कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग नहीं आएगा ना, हार्वेस्टिंग से मना करा कि एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है बताएं, और क्या हो सकता है कि और क्या तरीके हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर आप यूज कर सकते हैं? सॉरी सॉरी, और क्या तरीके हैं डेजर्ट को यूज करने के अदर देन एग्रीकल्चर, और सिर्फ इसमें सजेस्ट करना है, मतलब से आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कि ये चीजें, ये चीजें, आपको ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी। तो क्या करेंगे? डंपिंग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, डम्पस्टर, अब डम्पस्टर नहीं लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल,
लिख सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल। जी मुर्तजा, ठीक है, पढ़ लिया आपका आंसर। टू what extent is building additional motorways and major cities in all areas of Pakistan essential for its future economic development? अच्छा भाई, मोटरवे बनाना कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, या नॉट सो इम्पोर्टेंट है? अच्छा बताओ भाई, मोटरवे और रोड बनाने से होगा क्या? मोटरवे और रोड बनाने से क्या होगा? जब आप नए नए मोटरवे या रोड बनाओगे तो उससे क्या होगा? इजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल मानू। इजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ट्रेड बढ़ेगी, ठीक है। बूस्ट, बहुत बूस्ट, क्या बूस्ट? विलेजेस कनेक्ट होंगे, कनेक्ट रिमोट एरिया टू, एक सेकेंड रुकना, आप लोग बहुत सारे कमेंटिंग कर रहे हो। टू मेजर सिटीज, फास्टर ट्रेड, लिंक सिटीज टुगेदर, इंडस्ट्रियल प्रमोशन हो सकती है, और ठीक है, इम्प्रूव ट्रेड, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। विंड टर्बाइन लिख सकते हैं डेजर्ट्स में, हाँ। विंड मिल्स लिख सकते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन इजियर, ठीक है। इजी टू ट्रेवल, प्रोमोट इंडस्ट्रियल स्टेट, हो सकता है। प्रोमोट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल स्टेट ना करें, प्रोमोट इन इंडस्ट्रीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा ही है। डाइवर्स ट्रैफिक फॉर इस फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कनेक्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। और नॉट सो इम्पोर्टेंट, अच्छा नहीं भाई, नहीं इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कॉस्टली होगा, और एक सेकेंड, डिफिकल्ट, ऑल ओवर पाकिस्तान बोल रहे हैं ना, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, डिफिकल्ट टू बिल्ड या कंस्ट्रक्ट रोड्स, एक सेकेंड, टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन desert areas and mountainous areas, जिससे कॉस्ट बहुत ऊपर आएगी, जिससे कॉस्ट बहुत ऊपर आएगी, ये लिख सकते हैं। स्किल लेबर का पॉइंट ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल आयाना मिश्र, मैंने यही पॉइंट को यहाँ पर और समराइज करा है। इन ट्राइबल एरियाज टू, हाँ। वैसे क्या होगा, मुश्किल क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना लिखें, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ट्रैफिक तो कम होगी क्योंकि अब ट्रैफिक डाइवर्ट होगी। सिक्योरिटी इशू इन रूरल एरिया, नहीं, ये ना लिखें। रिड्यूस लोड ऑन हाईवे, हाँ, रिड्यूस लोड ऑन अदर रोड्स लिख सकते हैं। और ये भी तो बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। लैंड लिमिटेशन ना लिखें, नहीं। मैं लैंड लिमिटेशन को मैंने ये पॉइंट, यही होगा ना, यही होगा ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आप रोड नहीं बनाते तो और आप क्या कर सकते थे, और आप क्या कर सकते थे? अगर आप रोड नहीं बनाते तो आप क्या कर सकते थे जिससे आपका फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती? क्या आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? क्या इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती? जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, बैडलैंड टोपोग्राफी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट वही है ना, बैडलैंड टोपोग्राफी मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, यही तो पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा जिससे आपकी इंडस्ट्री आप लगाओ, जिससे एम्प्लॉयमेंट होगी, जिससे और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये भी तो लिख सकते हो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, additional motorways and roads are essential for its future economic development as it will give greater access to remote area, which can lead to ease in transportation of goods to those area. एडिशनल मोटरवे और रोड जब आप बनाओगे तो essentially फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, as it will give greater access to remote area which can lead to ease in transportation of goods to those area. Moreover, building roads increase mobility
जब आप रोड बनाएंगे, इससे मोबिलिटी बढ़ेगी, दिस विल रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन एज नाउ पीपल वुड बी एबल टू कम्यूट। जब आप ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनाओगे, रोड बिल्डिंग रोड्स इंक्रीज मोबिलिटी, जिससे मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होगी, क्योंकि अब लोग ना वहां पर जाके रहेंगे नहीं। अब ये हो सकता है कि वो वहां पर जाएं, काम वाम करें, वहां पे वापसी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आना मिस्टर, आपकी मर्जी है, आपको जिसके साथ अग्री करना आप अग्री करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो नाउ मोर पीपल विल बी एबल टू कम्यूट। However, building roads needs investment as they are more expensive to build in northern area and desert area due to extreme climate. Secondly, there will be opportunity cost for this investment. Rather, government can invest in building more industries in areas where roads are already present. This will increase employment and household income. In my opinion, जो आप लिखना चाहें कि yes, building roads will increase further economic development, क्योंकि इससे ट्रेड बढ़ेगी, इससे डोमेस्टिक ट्रेड बढ़ेगी, and it will promote more industries in the surrounding area. ठीक है, समझ में आया यहाँ तो कोई मसला परेशानी? कैसे मैंने पहले एक पॉइंट को डेवलप करा यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर दूसरे पॉइंट को डेवलप करा। यहाँ पर मुझे 3 मार्क्स मिल चुके हैं, एक के 3 मार्क। फिर दूसरा एग्जाम में पढ़ेगा पर छोड़ देगा। फिर दूसरा मैंने पॉइंट लिखा यहाँ पर मुझे 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट है, और फिर आपकी ओपिनियन है। इंडस्ट्री में आप एग्जाम्पल लिख दें, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं डाली, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये मैं कैसे बताऊं सिली मिस्टेक आप किसको कह रही हैं, आप क्या मिस्टेक करती हैं? या तो दो तरीके होते हैं, या तो आपके पास नॉलेज कम होती है, फ्रेजेस कम होते हैं, या तो आप सवाल सही से नहीं पढ़ते, आप जल्दबाजी करते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि, और ये तो मजा आता है, मैं करता हूँ। ये एक प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम से बचें, ये प्रॉब्लम से बचें। इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। जी सुफियान, क्या कह रहे हैं आप? तो आपका सवाल पढ़ने का मसला है। मार्किंग स्कीम बता दें, अगर आप एक डेवलप पॉइंट लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर दो डेवलप पॉइंट लिखें, मतलब दोनों व्यू को कंसिडर करें, तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ एग्जाम्पल लिखें तो 5, और इसके साथ कंक्लूजन लिखें तो 6। ये तरीका होता है लिखने का। पर मैं आपको बोलूंगा कि 2 व्यू ए के लिखो, 2 व्यू बी के लिखो, टोटल 4 लिखो। एग्जामिनर आपके 2 चेक करता है, पर आप 4 लिखें। कुछ गलत हो तो आपका कुछ सहारा तो हो। इस तरह सवाल ध्यान से पढ़ें, सवाल को ध्यान से पढ़ें, सवाल को 2 दफे पढ़ें, सवाल पर ध्यान देंगे तो आंसर सही होगा। आंसर भले जल्दी में लेके, पर सवाल अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो आंसर सारा गलत हो जाएगा। सवाल ध्यान से पढ़ें, सोचें कि एक सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कौन से 2 व्यूज क्रिएट कर रहा है, और उसके ऊपर लिखें। स्टडी फिग 2.1 एंड 2.2, क्लाइमेट ग्राफ शोइंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर मुल्तान एंड लाहौर। सही है। जी सुफियान, बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान 35 अगस्त। अगस्त में मुल्तान 35, लाहौर 175। ये लाहौर का ना, लाहौर का सबसे पहले 175 बना लेते हैं। अच्छा, ये चीज टेम्परेचर की है, ये चीज रेनफॉल की है। रेनफॉल है 175। यहाँ से लाइन खींच दें। 150 में आया, ये 150 है, ये 200 है, बीच का 175 ऑब्वियसली। फिर कह रहा है मुल्तान 35 अगस्त में। 35।
ये 0 है, ये 50 है। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ये हर एक लाइन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कितनी लाइन है, पर सबसे पहले लाइनें काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 का। दोनों में डिफरेंस 50 का है। टोटल लाइन 10 है। डिवाइड करें टोटल अमाउंट को, डिफरेंस कितना है और टोटल लाइन्स कितनी है, 5। इसका मतलब हर लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए 5 10 15, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, आपको छोटा छोटा करके लिख देता हूँ तो आपको और आसानी हो जाएगी। 5 10 15 20 30, ओ 25 30 35 45 50। और अगस्त में कह रहा है, ये मेरे ख्याल से वो 35 कह रहा है ना। देख लेते हैं, अगस्त में 35 कह रहा है। और 35 कहाँ है, यहाँ पर। ये यूं बनाए, इसकी कलरिंग कर दें। कलरिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। कलरिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। चल, यहाँ तक क्लियर है। ये बात, ये मैप समझ में आया, क्योंकि मैप के इजी मार्क्स होते हैं, फ्री मार्क्स होते हैं। तो आपको ये लेने तो लाजमी, ये तो छीनना एग्जाम में से। बाकी मार्क्स लेने, ये छीनने हैं। एक सेकंड। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान विद द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। अच्छा भाई, क्लाइमेट ऑफ मुल्तान और क्लाइमेट ऑफ लाहौर। क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों आएगा। ये आसान है। ये मैं ऊपर ही आपको मैप के साथ समझाता हूँ, ओ ग्राफ के साथ समझाता हूँ। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान क्लाइमेट ऑफ लाहौर। सबसे पहले लाहौर को देख लिया। आप बोलेंगे कि लाहौर में हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट बता दें। लाहौर में हाईएस्ट रेनफॉल जुलाई में, जुलाई में हाईएस्ट है। कितनी है, 250 मिलीमीटर। और हाईएस्ट टेम्परेचर है जून में। जून में हाईएस्ट टेम्परेचर है, कितना है, 31 32 33 33.5, 33.5 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर। ये आप लिखेंगे रेनफॉल, ये लिखेंगे टेम्परेचर। हाईएस्ट है 33.5। इसी तरह मुल्तान का बिल निकाल लें। मुल्तान की हाईएस्ट रेनफॉल भी जुलाई में। अच्छा भाई, पर कितनी है, 55 60। 60 हाईएस्ट रेनफॉल है, 60 mm। और टेम्परेचर इसका भी जून में हाईएस्ट है। तकरीबन कितना है, 35.5। 35.5 डिग्री टेम्परेचर है। ये एक पॉइंट लिख दें, ये 2 पॉइंट हो गए। रेनफॉल रेनफॉल लिख दें, टेम्परेचर टेम्परेचर लिख दें। फिर ये यहाँ सही है, ऐसे ही बता दें। ये आप लिख सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर, ये एक आप सिमिलैरिटी लिख सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो जनवरी से जून तक इंक्रीज ही हो रहा है और जून के बाद डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों की एक सिमिलैरिटी बता दें, क्योंकि कंपैरिजन में डिफरेंस और सिमिलैरिटी आप दोनों लिख सकते हैं। तो अब ये एक चीज बता दें, समझ में आया। जो आंखें दिख रही थी वो मैंने लिख दिया बस। बस जो आंखों ने देखा, मैंने अपना दिमाग यूज ही नहीं करा। जो आंखें देख रही थी उसके बारे में मैंने लिखा, कोई अपना दिमाग नहीं। वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन फिक 2.2 शो स्टेट वन रीजन। क्लाइमेटिक रीजन कौन सा, ठीक है भाई, क्लाइमेटिक रीजन फिक 2.2। इसके लिए ना थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमारी मैथ्स काम आएगी। 2.2 की टोटल रेनफॉल गिनते हैं। 2.2 की टोटल रेनफॉल गिने, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करूंगा मैं, टोटल नहीं गिनूंगा। ये दोनों को मिलाकर एक हो गया, तो ये दोनों हो गई 50। और ये दोनों को मिला दो,
तो ये हो गई 50। ये दोनों को मिला दो तो ये हो गई 75 अराउंड। ठीक है, रैंडम रैंडम मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट चाहिए नहीं। जुलाई में कितनी है? 250। यहाँ कितनी थी? 175। 175 में अगर 175 में ये इसको 175 कर देते हैं, इन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी? 100 प्लस बन जाएगी। वह मेहनत बनोला, मेहनत लगेगी। ये हो गया 100, ये हो गया 200। 200 प्लस ये 450। 450 इसको प्लस करोगे तो 600 अराउंड कुछ ना कुछ आएगा। भाई टोटल रेनफॉल प्लस करनी है जन्नत, सिर्फ टोटल रेनफॉल प्लस करो। मैं बताऊंगा ऐसा हमने क्यों करा, बस टोटल रेनफॉल को प्लस करना है। समझ में आई? टोटल रेनफॉल निकालो, अब आप कैसे भी निकालो, आप कैलकुलेटर से इंडिविजुअल कर लो, मैंने तो रैंडमली करी। मुझे एक अमाउंट चाहिए था, तो अराउंड 600 आएगा। अब 600, 650 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, इसका अराउंड कुछ भी होगा। सही है? समझ में आया? सब बच्चों को ये समझ में आया? क्यों करा मैं बताता हूँ। ये आपको नहीं आना होगा सर, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 600 क्या होता है? 600 क्या ह्यूमिड होता है? 600 क्या सेमी एरिड होता है? या 600 क्या एरिड होता है? बेटा ये मैप तो है भी नहीं है, तो ग्राफ है। सेमी एरिड होता है। अभी बात को समझो, सीखो। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले बोल रहा था कि भाई क्लाइमेटिक रीजन कौन सा है। ये बोला क्लाइमेटिक रीजन कौन सा है, तो रीजन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने सारी रेनफॉल को प्लस कर दिया। रेनफॉल को प्लस करा तो मुझे पता चला 600। ये मैंने इससे करा, वरना अगर आपको प्लस नहीं भी करना हो तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि ये 700 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ये 700 से ऊपर जा ही नहीं सकता था कभी भी। ये 600 के अराउंड ही कोई आंसर आएगा। तो मुझे पता चल गया कि 600 है, इसका मतलब ये सेमी एरिड रीजन है। तो सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सेमी एरिड। अगर ये 750 से बड़ा होता, 750 से प्लस होता, तो मैं यहाँ पर ह्यूमिड लिखता। अगर 250 से कम होता तो मैं लिखता इसको एरिड। पर 250 से कम तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि जुलाई में ही 250 हो रही है, और बाकी सबको प्लस करके तो 600 700 कुछ बनेगी। अच्छा भाई, रीजन क्या है? क्यों क्या बोलोगे कि क्योंकि 250 से 750 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है, बिटवीन रेनफॉल हो रही है। सही है। स्टेट 3 फैक्टर दैट अफेक्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान। कौन से 3 फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट रीजन में? क्योंकि तो आप कैसे करोगे, आपको रेनफॉल निकालनी है, तो रेनफॉल के लिए तो सारी रेनफॉल को प्लस ही करोगे ना। सारी रेनफॉल को प्लस करोगे तो रेनफॉल आ गई, रेनफॉल आ गई तो पता चल गया भाई कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है दैट अफेक्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो क्या लिखोगे? एल्टीट्यूड, लेटिट्यूड और क्लाउड कवर, या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, वो भी लिख सकते हो। पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं, रेन में नहीं। एंगल ऑफ सन, बिल्कुल लेटिट्यूड एंड एंगल ऑफ सन दोनों लिख लो। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर भी लिख सकते हो, पर इससे अच्छा आप लेटिट्यूड लिखोगे तो ज्यादा सही है। सेम ही बात होती है, पर लेटिट्यूड एक अच्छा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी सही है। नियर ट्रॉपिक्स नहीं, लेटिट्यूड में सब आएगा। क्लाउड कवर मैरी टाइम भी आप लिख सकते थे। स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड मानसून रेनफॉल अक्रॉस पाकिस्तान। तो इसमें कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना? सही है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड मानसून रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल मैंने, आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे हो, अगर मैंने आपको पढ़ाया हो, तो आपको ये बात पता होगी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है वो सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में होती है।
जो कन्वेक्शन रेनफॉल होती है वो सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में होती है, सिर्फ वो नॉर्दर्न एरिया में होती है, केपीके के रीजन में होगी, इन एरियाज में होगी। मॉनसून कहाँ होती है? मॉनसून आपकी होती है पंजाब में। एक तो आप लिख लो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, पंजाब में होगी, और दूसरा आपकी सिंध में होगी। पंजाब में होगी और आपकी सिंध में होगी। ठीक है। नॉर्दर्न एरिया, केपी के, ये कन्वेक्शनल करंट होगी, और मॉनसून रेनफॉल आपकी ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, पंजाब और सिंध के एरिया में। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई यहाँ तक? सब क्लियर है? जरा एक दफा बता दें भाई, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं होगा कोई बच्चा परेशान हो रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? अगर कोई मुश्किल है तो मुझसे क्लियर करो, मैं आपकी सारी मुश्किल आसान कर सकता हूँ, जो भी सब्जेक्ट वाइज है। नहीं, चल। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ मानसून। सब भाई, मानसून क्यों होती है? अभी ध्यान से मानसून पूरी समझाऊंगा, समझ लेना। मानसून एक तो होती है आपकी समर में, ये बातें लिखनी नहीं है, पर फिर भी मैं मानसून समझा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। मानसून समर में होती है, मानसून ईस्ट से आती है, मानसून बे ऑफ बंगाल से आती है, मानसून बे ऑफ बंगाल से आती है, ईस्ट से आती है, समर समर में होती है, समर में होती है, और ईस्ट से आती है, बे ऑफ बंगाल से आती है। ठीक है, समर में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से आती है। अब आप बोलोगे कि बे ऑफ बंगाल से हवा चलती है, और एक, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर है कि बे ऑफ बंगाल से हवा चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा पर चलती है। ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में होता है हाई प्रेशर, और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर होता है, और आपका लो प्रेशर होता है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में लो प्रेशर होता है, तो पाकिस्तान में लो प्रेशर कैसे होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड। जब, ध्यान से सुनना, अभी अभी चैट छोड़ दो, चैट को छोड़ो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड, लैंड जब 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 जमीन गर्म होती है, जब जमीन गर्म होती है, तो एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हॉट एयर राइजेज अप। जब हॉट एयर ऊपर जाती है तो एक गैप क्रिएट होता है, हाई प्रेशर की हवा उस गैप को फिल इन करती है। फिर ये जब ऊपर जाती है तो कंडेंसेशन होती है, जब कंडेंसेशन होती है तो आपकी बारिश होती है। जब जमीन गर्म होगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आपकी हॉट एयर राइजेस अप। जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो हाई प्रेशर की हवा जो बे ऑफ बंगाल से आ रही है वो इसको फिल इन करेगी। जब फिल इन करेगी तो फिर आपकी, जब ऊपर जाएंगे, जब ये मॉइस्ट मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगी तो कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी। जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी तो फिर आपकी बारिश होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये इतनी बात मुझे बता दो। तो बात समझा देता हूँ। ये पूछ रहा था कि मानसून की बारिश क्यों होती है पाकिस्तान में। मानसून की बारिश इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन गर्म होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड होती है। जब जमीन गर्म होती है तो हॉट, तो जब जब जमीन ऑब्वियसली गर्म होगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जमीन गर्म होगी। जब जमीन गर्म होगी तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड, इट मींस अ लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड। जमीन गर्म है, हाई टेम्परेचर है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। फिर हॉट एयर राइज अप होगी, हॉट एयर वैसे ही आपकी ऊपर जाती है,
हॉट एयर ऊपर जाती है, जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। एक गैप जब क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर की हवा जो बे ऑफ बंगाल से आ रही है वो इसको फिल इन करेगी। जब फिल इन करेगी तो सारी हवा ऊपर जब जाएगी तो कंडेंसेशन होगी और क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे। जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी तो बारिश हो जाएगी। पंजाब में होता है, पंजाब में तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब पंजाब में लो प्रेशर क्रिएट होता है, अब यहाँ से, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। अब ध्यान से सुनो, ये है बे ऑफ बंगाल जो बांग्लादेश के नीचे लगता है। बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, बराबर बांग्लादेश में लो प्रेशर क्रिएट होता है। एक सेकंड में पूरा मैप बना देता हूँ। बांग्लादेश है ये इंडिया है, ये पंजाब है, ये सिंध है। जरा हैंड राइटिंग ऐसी है तो जरा समझने की कोशिश करना। बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जब बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब लो टेम्परेचर, लो प्रेशर का मतलब हाई टेम्परेचर। तो बे ऑफ बंगाल से हवा जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश हवा एंटर होती है तो वो देखती है कि बांग्लादेश से ज्यादा तो लो प्रेशर है इंडिया में। जब इंडिया में जब लो प्रेशर होता है और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर आपका बन जाता है, क्योंकि कंपेरेटिवली आपका इंडिया में ज्यादा लो प्रेशर होता है, तो हवा यहाँ से इंडिया जाती है। जब इंडिया पहुंचती है तो देखती है पंजाब में और लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इंडिया से हवा जाती है पंजाब। जब पंजाब पहुंचती है तो वो देखती है कि सिंध में और लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा और यहाँ आती है सिंध की तरफ, और सिंध पर आकर आपकी हवा पूरी खत्म की खत्म हो जाती है। सिंध में आपकी पूरी हवा खत्म हो जाती है, सिंध में सारा मॉइस्ट खत्म हो जाता है। आप बताएं, समझ में आया? किसी दो बच्चों में मसला था? एहसन बनी, समझ में आया? लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। ये दोनों का अलग अलग है, ये दोनों अलग है। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। अगर नहीं आया दोबारा बोलो, दोबारा से मैं ये स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। ये रूट था, ये आपको समझाना तो नहीं है। और हाँ, उस वक्त सबसे सबसे ठंडा बे ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडिया, इंडिया से पंजाब, पंजाब से सिंध। इसलिए पूरा ये रूट बन रहा होता है। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया? एक चीज मुझे इतनी डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, मैं आपको दिखाऊं। इसकी खुशबू। लाओ पर इसको, इसलिए मैं बार बार यूं ही देखा जा रहा हूँ, यूं ही देखा जा रहा हूँ। इसको कहाँ छुपाऊं? तो कैसे छुपाऊंगे, मुझे ना दिखे, या अभी मैं पढ़ाने पर फोकस करूँ? नहीं भाई नहीं। चलो, अभी काम करते हैं। स्टेट टू टाइप्स ऑफ वेदर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। State two types of weather associated with depression. डिप्रेशन, वेस्टर्न डिप्रेशन। बता दो, ये जो वेदर, जो बारिश वाला वेदर होता है, उससे क्या क्या होता है? रेनी, विंडी। खत्म हो गई बात। हवा भी चलती है, बारिश भी होती है। खत्म। Evaluate the impacts of rainstorm on agriculture, industry, communication in Pakistan. Give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. Evaluate the impact of
रेन स्टॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको इवेल्युएट करना है इम्पैक्ट ऑन रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म अगर आएगा तो एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्रॉप तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बह जाएगी, खत्म हो जाएगी, फूड शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। एक ये बात हो गई। फायदा क्या होगा? एग्रीकल्चर को फायदा क्या होगा? रिवर्स, रिजर्वॉयर दोबारा से फिल इन हो जाएंगे, दोबारा से फिल हो जाएंगे, रिजर्वॉयर और रिवर्स दोबारा से फिल हो जाएंगे। राइस कल्टीवेशन भी अगर लिखा है तो राइस कल्टीवेशन सॉइल फर्टाइल नहीं, नहीं बारिश से सॉइल फर्टाइल नहीं होती। बारिश से सॉइल फर्टाइल, तो फ्लड आता है तो आपकी सॉइल फर्टाइल होती है, बारिश से नहीं होती। ठीक है, तो रिवर्स और रिजर्वायर दोबारा से फिल इन हो जाएंगे, दोबारा से बढ़ जाएंगे, जो कि काम आएंगे इरिगेशन के, इरिगेशन के ही काम आएंगे ये पानी। तो एग्रीकल्चर को तो फायदा होगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन में क्या क्या इम्पैक्ट पहुंचेगा? इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन में क्या इम्पैक्ट पहुंचेगा इस बारिश का? इसको जरा मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो, इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन में क्या इम्पैक्ट पहुंचेगा? पावर चली जाएगी भाई, पावर सप्लाई डैमेज हो जाएगी। जब पावर सप्लाई डैमेज हो जाएगी तो इससे क्या होगा, मुझे बताओ, पावर सप्लाई से क्या होगा? पावर सप्लाई लिखकर छोड़ना नहीं है, पावर सप्लाई को समझाना है कि पावर सप्लाई से क्या होगा, तो आपकी डेवलपमेंट होगी। पावर सप्लाई लिखोगे तो गए बेटा आप। आउटपुट क्या, आउटपुट क्या? पावर सप्लाई से क्या होगा? मशीन बंद हो जाएगी, ये लिखोगे कि मशीन बंद हो जाएगी। मशीन बंद हो जाएगी तो आपके ऑर्डर्स या एक्सपोर्ट पर फर्क पहुंचेगा, एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी। ऑर्डर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन टाइम, बिल्कुल सही है। फिर कम्युनिकेशन पर क्या पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट पर मसला नहीं पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट पर कैसे मसला पहुंचेगा? क्योंकि सारा जो रोड्स होंगे वो तो फ्लडेड होंगे, सारे रोड पर तो फ्लड फ्लड होगा, पानी पानी होगा, तो ट्रांसपोर्ट पर भी होगा। कान कम्युनिकेट विद इन्वेस्टर्स, ओहो, ये भी सही है। सिग्नल टावर्स डैमेज हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ट्रैफिक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपका सामान डैमेज हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, फ्लड, जिसकी वजह से ऑर्डर्स डिले हो जाएंगे, क्योंकि वो पहुंचेंगे ही नहीं मार्केट मार्केट तक। रोड डैमेज हो जाएंगे, पर रोड डैमेज से थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सही है, पर रोड डैमेज से क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब मैंने सारे नेगेटिव मुझे नहीं लिखने थे, मैंने एक पॉजिटिव लिखा है और बाकी मैंने नेगेटिव लिखे हैं। मैंने पॉजिटिव किस पे लिखा है? रेन स्टॉर्म कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एज इट विल रीफिल्स रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिलेंगे। क्यों मैंने इसको डेवलप करा है? मैंने क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये रिवर्स और रिजर्वॉयर को दोबारा रिफिल कर देगा। फिर मैंने इसकी डेवलपमेंट भी की कि इससे क्या होगा, व्हाट दिस विल लीड टू, दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। फिर मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखे। रेन स्टॉर्म के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन पर? इट विल फ्लड द रोड्स व्हिच विल हिंडर ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स रिजल्टिंग इन डिले इन ऑर्डर्स। ठीक है यान, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये बात आप लिख सकते हो। मोर ओवर रेन स्टॉर्म्स वुड ऑल्सो डिस्टर्ब कट ऑफ पावर लाइन्स। ठीक है, पावर लाइन और ये सब आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन मशीन्स टू स्टॉप लीडिंग टू स्लो इन प्रोडक्शन एंड अफेक्ट आवर एक्सपोर्ट्स। समझ में आया? ये आपका पॉजिटिव था, ये आपके नेगेटिव पॉइंटर्स थे, पे कंक्लूजन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका ये आपने बात सही बोली, ये आपने बात सही बोली, आपने एग्जांपल दी थी कॉटन की, बिल्कुल बेहतरीन। क्या समझ में नहीं आया, या सबको क्लियर नहीं बातें? हम्म।
यार बस मुझे यही चाहिए कि आप लोग पढ़ते हुए भी आप लोगों को मजा आए, बोरिंग ना हो, चीजें सीख रहे हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? ये कैसी बात है, शुगर केन के बारे में क्यों आएंगी? क्यों शुगर केन के बारे में लिखेंगे? क्या चल रहा है ये? कुछ रैंडम कोई चीज बोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल, बारिश की वजह से शुगर केन स्वीटनेस कैसे लूज करेगी? कुछ भी, मतलब कुछ भी। मतलब अल्लाह ने कीपैड दिया है तो कुछ भी। मजाक कर रहा हूँ, इजी। चलो, study fig 3.1, a map showing natural vegetation types found in southern Pakistan. Fig 3.1 only describe the distribution of river in Bila forest. तो भाई, ओ बनीन, अब इतनी लंबी कर रही हो? इतनी लंबी से बचे, इतनी लंबी ना करें कि आपको टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, ये ना करें। फिर 3.1 ठीक है। ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर इन बेला फॉरेस्ट। यार इसको खुशबू इसकी इतनी आ रही है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर इन बेला फॉरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, टाइम जाया होगा, टाइम वेस्ट होगा। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसीलिए बाहर देख रहा हूँ, डोमेस्टिक देखे तो उसको दो। यहाँ गया ना। शुक्रिया। चलो, a map showing, चला गया। A map showing natural vegetation types found in southern Pakistan. Fig 3.1 only describe the distribution of riverine और बेला फॉरेस्ट। ठीक है, अब रिवरइन और बेला फॉरेस्ट कहाँ है? हमेशा याद है, रिवरइन और बेला फॉरेस्ट यही होंगे, रिवर के आसपास होंगे। एन वो पीली। ठीक है, रिवरइन और बेला फॉरेस्ट हमेशा यहाँ होंगे, तो कहाँ क्या लिखोगे? ऑन द रिवर इंडस। ऑन रिवर इंडस, साउथ ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल सिंध। ने रिवर इंडस की ऑन रिवर, मतलब हाँ ये बोल सकते हो, ऑन ऑन रिवर इंडस बैंक। ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस, ये आप देख लें। ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस, साउथ ऑफ पंजाब, सेंट्रल सिंध। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि बिटवीन 24 टिल 28, बिटवीन 24 टिल 28 नॉर्थ। अच्छा, पॉइंटर्स में नहीं लिखे आप, तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, बस बस आपको इसके आगे कुछ आगे पीछे लिखना और सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख देना बस। मेजर पॉइंट यही है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेन, ऑल्सो लोकेटेड बिटवीन 24 28 डिग्री नॉर्थ। हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट। हाँ, 3.2 देखें चले भाई। हाँ, नफरत क्या होती है, आसान से मार्क्स होते हैं, बस आगे पीछे ईस्ट वेस्ट प्रोविंस ये वो बता दो, मार्क्स मिल जाते हैं। और ये कौन सा फॉरेस्ट है? क्या ये एल्पाइन है? क्या ये कॉनिफॉरस है? क्या है ये है मैंग्रोव। पर फॉरेस्ट की टाइप तो मैंग्रोव है ना यार। सर्कल क्यों नहीं? इजी। यस, बड़ा इजी है, ये है मैंग्रोव। सबसे अकेला खड़ा है। चलो, 3.2 insert only describe two characteristics of the type of vegetation। अच्छा भाई, टू characteristics बताया भाई। अयान, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जरा दिमाग लगाएंगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछा गया है तो आप मैंग्रोव लिखेंगे। ठीक है,
रूट्स अंडर वाटर, पहला पॉइंट। रूट्स अंडर वाटर। और क्या आपको दिख रहा है? कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। नहीं। और कोई दूसरे पॉइंट बताएं। स्मॉल फिश वाला ये तो इंपॉर्टेंस हो गई, तो स्मॉल फिश आपको नहीं लिखनी। प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टाइड्स, ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं रहा, यानी ये इंपॉर्टेंस है। ये कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर हम लिख सकते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिख सकते। सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, ये जो आप लोगों ने बताया वो थी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस नहीं लिखनी। इंपॉर्टेंस नहीं अयान। ब्रॉड लीव्स, लेडरी लीव्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। बैराजेस हैव बीन बिल्ट ऑन मेनी रिवर्स, नेम टू बैराजेस इन पाकिस्तान। चलो भाई, गुड्डू बैराज, जिना बैराज, रसूल बैराज, चश्मा बैराज, कोटरी बैराज। एंड ग्रीन लीव्स ना लिखें। चलो, कोटरी, कोटरी भी लिख देते हैं, बस आप लोगों को कहने पर। चश्मा लिख दिया, ठीक है बस। चलो। सजेस्ट हाउ बैराजेस कैन बी यूजफुल टू फार्मर्स। बैराजेस का काम क्या होता है? बैराजेस का काम क्या होता है बताएं। कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, बेहतरीन। कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, स्टोर वाटर फॉर विंटर्स और ड्राई सीजन, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, सच है नहीं? एग्जाम में एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स है, कोई एग्जाम्पल नहीं मांगी। ज्यादा एग्जाम है को फ्री नहीं कराना है। बनी डैम और बैराजेस की सिमिलरिटी है कि स्टोरिंग वाटर। इनका डिफरेंसेस सिर्फ होते हैं, डिफरेंस इनका ये होता है कि वो बिजली बनाता है, वो बिजली नहीं बनाता। डैम बिजली बनाता है, एचईपी बनाता है। बैराज एचईपी नहीं बनाता। ये दोनों का काम, एक जो कॉमन काम है वो स्टोरिंग वाटर है। दोनों पानी को स्टोर करते हैं, बैराज ही पानी को स्टोर करता है। देखिए, अभी डिफरेंस का सवाल नहीं है तो मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ वो समझाना था जो उसकी गलती थी। नेम टू टाइप्स ऑफ फिश कॉट इन ईच ऑफ मरीन्स पाकिस्तान, मरीन वाटर, इनलैंड। अच्छा भाई, मरीन वाटर की मछली का नाम, इनलैंड वाटर, दोनों के मछलियों के नाम बताओ। मच्छी मच्छी मच्छी, मच्छी का नाम, मरीन वाटर की मच्छी का नाम। इनलैंड में तो आप लिख लेंगे ठल्ला, पल्ला, राहू, महासीर, ट्राउट। मरीन में क्या लिखेंगे? सैरडाइन, मैक्रिल, अंग्रेजी नाम, शार्क, ड्रम, कैटफिश। ठीक है बस, बहुत हो गए। चार चार नाम लिख लें। और बेटा मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर 2 नाम लिखते हैं, आप यहाँ पर 3 4 नहीं लिखना। आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। जितना बोला जाए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि मुझे तो ये भी आता है, भाई ये भी आता है मैं सब लिख दूंगा, ना 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 ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो नाम बोलेंगे हैं आपको सिर्फ वही नाम लिख, मतलब जितने बोलेंगे उतने ही नाम लिखने हैं। ये याद रखना, ये मैंने अक्सर बच्चों को देखा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कुछ, एक पॉइंट लिखा A/B एंड C। नहीं 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 नहीं, आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ ए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आंसर है, आपको होशियार नहीं बनना, सिर्फ एक चीज लिखनी है, 2 चीजें नहीं लिखनी। फिश आर यूज फॉर फूड, स्टेट 2 अदर यूजेस ऑफ फिश। ऑयल,
एक्सपोर्ट नहीं बेटा, नहीं। एक्सपोर्ट नहीं। ऑयल प्रॉफिट नहीं। और पोल्ट्री फीड। यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। एक्सप्लेन टू इम्प्रूवमेंट मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक। नहीं, पोल्ट्री फीड ये फूड है, आपका खाना। फूड आपका खाना है। ये फीड एक अदर यूज है जो चिकन का खाना बनता है। यहाँ पे फूड से मुराद है आपका खाना। एक्सप्लेन टू इम्प्रूवमेंट मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन पाकिस्तान। टू इम्प्रूवमेंट मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक, नहीं बैनिंग वाला ना लिखो, बैनिंग वाला ना लिखो। आपको बताओ कि फिश प्रोसेसिंग टेक्निक में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे। आप लिखें कैनिंग, आपकी फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैनिंग बननी है, कैनिंग इंडस्ट्री लगी है, ये सब लिखें। इम्प्रूवमेंट आप ये लिख सकते हैं कि अब मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं। मॉडर्न एंड, नहीं आप ये लिख लें मैकेनाइज। नहीं, ये तो फिश प्रोसेसिंग बोल रहे हैं ना, तो कैनिंग लिखेंगे। नहीं, ट्रॉलर वाला नहीं, फिश प्रोसेसिंग टेक्निक में बोल रहा है। और रेफ्रिजरेशन लिख लें। पकड़ने का नहीं लिखें, पकड़ना ना लिखें। बेटर हाइजीन ये सही लिखा। पकड़ने के बारे में ना लिखें, कैनिंग के बारे में लिखें। अगर कैनिंग होगी तो इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेगी। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेगी, वैल्यू एडेड गुड बनेगा। और आप ये लिख सकते हैं वैल्यू एडेड गुड से ये एक्सपोर्ट होगी एट हायर प्राइस। इम्प्रूवमेंट। ठीक। फिर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन से क्या होगा। मैनुअल लेवल रिप्लेसमेंट मशीन, ये भी सही है, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेशन से क्या होगा कि वो चीजें खराब नहीं होंगी। वो चीजें खराब नहीं होंगी। हेल्प स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम। ज्यादा मछलियां फ्रेश रहेंगी। ठीक है। एम एस शेखानी, जब आंसर लिख रहे होगे तो सब भूल जाओगे, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं, बस अब लिखोगे बेहतरीन। क्या क्या पाकिस्तान में होता है, और जब नेगेटिविटी लिखोगे तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ही ये आपको जरा घूमना पड़ेगा, आगे पीछे होना पड़ेगा कि कभी एडवांटेजेस तो है, वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज तो दो भाई, क्या डिसएडवांटेज। ठीक है। चलो। सस्टेनेबल फिशिंग मींस प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स स्पीशीज ऑफ फिश। हसन ये ना लिखें, प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहा है। तो जब प्रोसेसिंग जब शुरू होती है जब मछली आपके पास शोर पर आ जाती है। जब शोर पर आ जाती है तो उसके उसके बारे में लिखें। अच्छा, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड स्पीशीज ऑफ फिश लिविंग, ये तो छोड़ो। एवेल्युएट द पोटेंशियल फॉर फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पोटेंशियल बताएं कि हम क्या अच्छा, आप अगर अगर ये वाली बात बोल लेते हैं ना, कि ये वाले आंसर में बोल लेते तो ये सही है। मैं समझा ऊपर वाले में बोल लेते हैं, मुझे नहीं पता आप किस में बोल रहे हो। हाँ पर अहमद, ये वाली बातें नहीं लिखोगे। हाँ नहीं नहीं, तो इस टाइम तो पे गलत होगा। इवेल्युएट पोटेंशियल फॉर फॉर फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा भाई, फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो सकती है। आप मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करें। कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स लिखने। प्रोटेक्टिंग ऑफ मैंग्रोव्स, जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, जिससे मछलियां ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। दे विल ले मोर एग्स। ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे। मैंग्रोव प्रोटेक्ट होंगे, ये सारी बातें। और दूसरी आप लिखें कि वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखें कि वाटर पोल्यूशन को कम करें। सिवेज का जो चीज है वो उसको पहले ट्रीट करें वेस्ट को, और फिर वो पानी में फेंकना हो तो फेंकें। बैनिंग ऑफ इलीगल नेट्स, ये भी बिल्कुल सही बोला। आप बैन करें भाई। तो स्लो लिखते हैं तो आपको राइटिंग समझ में आए। बैनिंग ऑफ इलीगल नेट्स। इलीगल नेट्स को बैन करने से क्या होगा कि वो ओवर फिशिंग नहीं होगी। ओवर फिशिंग नहीं होगी तो फिश
कि क्राउड बचेगी, ऐसा नहीं होगा कि फिश खत्म हो जाए, फिश एक्सटेंट नहीं होगी, कम नहीं होगी। पास परमिट फॉर फिशिंग, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे तो मुश्किल है कि अब बच्चों को मुश्किल आएगा। तो ये छोड़ो ना, ये तीन कितनी आसान बातें। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करें, वाटर पोल्यूशन को कम करें, बैनिंग ऑफ इलीगल लैंड्स करें। मसला क्या होगा? ये सारी पॉलिसीज अब लगाओगे, ये सारी चीजें आप लगाओगे, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, तो ये क्या फ्री में लगेंगी? इसके लिए क्या पैसा नहीं चाहिए होगा? इसके लिए आपको चाहिए होगा कैपिटल, और आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपके पास तो पैसे ही नहीं है। ये मसला होता है। फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आपको ये करना ना, ये आपको सीवरेज को ट्रीट करना है, ये सब करना है, तो भाई क्या करेंगे यार, क्या करेंगे? पैसा नहीं है। ये सीवरेज को, पानी को ट्रीट करके हम समंदर में फेंक रहे हो, भाई इतना सब हमसे नहीं होता। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है भाई, डेवलपिंग नेशन है, ये सब के लिए हमारे पास टाइम और पैसा नहीं है। और क्या मसले होते हैं? मसले ये होते हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होती। और आप ये लिख सकते हैं कि ये आपको ना ये चीजें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होती, और जो वो ये लिख सकते हैं जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं ना, ऐसे इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आप मॉडर्न मेथड यूज करें। ठीक है। पर जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं या गरीब होते हैं, जो मोस्टली फिशरमैन होते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ये, हम तो ट्रेडिशनल नेट्स ही यूज करेंगे। हम तो ट्रेडिशनल नेट्स ही यूज करेंगे। हम ये इतनी महंगी नेट्स यूज नहीं करेंगे। पीपल डोंट फॉलो दिस रूल्स, बिल्कुल लिख सकती हैं। हम तो ट्रेडिशनल नेट्स यूज करेंगे क्योंकि भाई वो चीप है, सस्ता है, हमारा प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है, और वो तो यूज करेंगे तो बड़ा कॉस्टली है। फिशरमैन के लिए भी कॉस्टली होगा, ये तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्टली होगा, फिशरमैन के लिए भी कॉस्टली होगा। तो ये सारे काम नहीं हो सकते। ट्रेडिशनल मेथड स्टैंडर्ड पर नहीं होते। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ, यहाँ तक क्लियर है ना? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड। अच्छा भाई, नेचुरल गैस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ड्रॉ करना है। कितने मार्क्स है? ओ हो, 4 मार्क्स का है। चलें। सबसे पहले डिगिंग नहीं होती, ड्रिलिंग। हाँ ठीक है, डिगिंग लिख सकते हैं, पर आप डिगिंग करते हुए तो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पर। सबसे पहले तो आप बनाएंगे एंटी क्लाइन ऑयल ट्रैप। अच्छा, मैं आर्ट्स में शुरू से ही बड़ा कमजोर हूँ। सबसे ऊपर होगी गैस, फिर होगा ऑयल, फिर होगा वाटर। अच्छा भाई, थोड़ा सा अगर हम इसको नीचे करें ना, फिर यहाँ पर हम करेंगे, इसको हम दे देंगे, अच्छा इसको हम नाम दे दें एंटी क्लाइन। इसको हम नाम दे देंगे पंप। फिर हम ये करेंगे, ये है पाइपलाइन। पाइप, पाइप करें, पाइपलाइन नहीं करें, पाइप करें। नॉन पोरस रॉक ना बताएं तो ज्यादा अच्छा। और आप क्या कर रहे हैं? और क्या बात हो रही है? और क्या बात हो रही है? बनी पेन यूज कर लें, और यहाँ से बस गैस आ जाएगी। और फिर यहाँ पर कुछ वॉल्व लिखना चाहो तो वॉल्व लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चल, स्टेट, जी 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 जी, स्टेट वन वे नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन पाकिस्तान। पाइपलाइन। और रोड टैंकर।
और सिलेंडर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलो आपने ये बना दिया। यहाँ पर आपने डायरेक्ट बना दिया, बराबर में आपने थोड़ा सी पंप बना दिया, ऐसा कुछ कर लिया। तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते। 19। बस बस अहमद, मुझे आप पे एक टेस्ट लेना पड़ेगा कि आप इतना जब बोल रहे हैं तो ये आपको कुछ आता भी है। टेस्ट लेते हैं आपके मॉक में, देखते हैं। पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली ये और गैस रिजर्व एंड गैस कंजप्शन ये हो गए। कैलकुलेट हाउ मेनी years ऑफ गैस रिजर्व पाकिस्तान एंड द रेट ऑफ कंजप्शन। अच्छा, तो ओहो, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 6 1, 3 0 3 0 2 0 2 0, बचा ये 2 16। कैलकुलेटर आप लेकर जाएंगे, आप इसको कर लें कैलकुलेट। क्या आंसर बनेगा? कैलकुलेट करके मुझे बता दें। 190 डिवाइडेड बाई 16 क्या होगा? जी, बताएं बताएं ना, 190 डिवाइडेड बाई 16 क्या होगा? जी, 11 years। 11.875, 11 years। डायग्राम शोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या है? जियोथर्मल। क्योंकि ये देखें, ये यहाँ से हीट, ये वॉल्केनो बनाया है, इसका मतलब हीट है नीचे। तो यहाँ से ये हीट को ले रहा है, और पानी पानी इससे गर्म होता है और फिर इससे बिजली बनती है। और रिन्यूएबल, ये है विंड, विंड एनर्जी। ये क्या होगा? टाइडल। अब फोटोग्राफ शोइंग अ सोलर फार्म इन पाकिस्तान। अच्छा भाई, देख लेते हैं, सोलर फार्म देख लो। ओहो, वाह। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ सोलर फार्म। सब सोलर फार्म। हाँ, सोलर फार्म के फीचर्स बताएं। सोलर फार्म के फीचर्स, चलो 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 जल्दी, सोलर फार्म के फीचर्स बताओ। सोलर फार्म के फीचर्स, फीचर्स ऑफ सोलर फार्म। मल्टीपल सोलर पैनल्स facing the sun in rows and columns, in rows and columns. और truck can be seen, truck can be seen, large areas covered। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 बातें को इसे भी लिख लें। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर पैनल। अच्छा भाई, सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, इन पर जब सनलाइट पड़ती है तो सोलर सेल्स इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को, इस लाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को ये तब्दील करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। फिर ये एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। सोलर पैनल्स
सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर सेल्स उन उन हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट इज लेटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं। टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पावर एज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर लार्ज एरिया, रिक्वायर स्पेस, और नीड्स वाटर फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। सोलर पैनल्स आर एक्सपेंसिव। ओनली वर्क्स इन डे, ये भी सही है। ओनली वर्क्स इन डे लाइट, कान बी यूज इन नाइट, ठीक है। पैसे चाहिए, पैसे का तो मसला है। पाकिस्तान शुड import more fossil fuel to secure its future power supply. Pakistan should import more fossil fuel to secure its future power supply. Pakistan should develop more renewable energy. ये हमने करा हुआ है ना, मेरे ख्याल से अभी हमने रिसेंटली पास में करा था। शुड इम्पोर्ट मोर फॉसिल फ्यूल। फायदा क्या होगा इससे, नुकसान क्या होगा? नुकसान लिख लें। इससे इंपोर्ट बढ़ेगी, ठीक है, इससे इंपोर्ट बढ़ेगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाएगा। इंपोर्ट बढ़ेगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाएगा। फिर फॉसिल फ्यूल को जब आप जलाओगे, जब फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, अच्छा फॉसिल फ्यूल एक तो नॉन रिन्यूएबल होता है, एक तो नॉन रिन्यूएबल होता है, कान बी रीयूज अगेन। इसके बाद ये इट एमिट्स स्मोक, स्मोक गैस निकालता है, नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होता, ठीक है, इको फ्रेंडली नहीं होता। फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इससे, बिल्कुल सही बोला। फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हसनैन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बता रहा है। फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। पोल्यूशन, ये वही पोल्यूशन वाली बात कर देंगे आप, ठीक है। बस बातें करनी इसके बारे में और कुछ नहीं है, कुछ आसान है। अब ये क्या बोले, रिन्यूएबल, भाई रिन्यूएबल का क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, रिन्यूएबल का एक नुकसान लिख लें, अगर रिन्यूएबल का फ़ायदा लिख लें एक तो नो कार्बन एमिशन, नो कार्बन एमिशन और इको फ्रेंडली। पर डिसएडवांटेज अगर हम लिखेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि सोलर नीड्स वाटर for cleaning, and Pakistan is a water scarce country. Solar panels are expensive, but less running costs. No नहीं लिखें, less running costs। ये एडवांटेज में आप लिख सकते हैं। पार्ट्स ना लिखें, टेक्नोलॉजी लिखें, करप्शन के बारे में ना लिखें। Define tertiary industry, they provide service or retail, is known as tertiary industry. State two jobs found in formal sector. State two jobs found in formal sector and informal sector of the tourism industry. State two job types found in formal sector and informal sector. फॉर्मल सेक्टर की दो दो जॉब्स बताएं ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूर गाइड, सिक्योरिटी ऑफिसर,
इन फॉरेस्ट रेंजर सही है। इनफॉर्मल सेक्टर, देखिए फॉर्मल वो होता है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो जो एक एक बिजनेस से एक एक फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयड होता है, वो टैक्स भरता है, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसकी उसकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, ये सब होता है। इनफॉर्मल होता है जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट हॉकर, स्ट्रीट वेंडर। ड्राइवर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। एमर उल्टे सीधे ना, ऐन एमर नहीं, उल्टे सीधे पॉइंटर्स ना। डिस्क्राइब टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर, दो डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, जिससे क्या होता है अगर फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं हो तो नो फिक्स सैलरी, चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नो फिक्स सैलरी, तो टैक्स जनरेट नहीं होता, राइट्स ऑफ वर्कर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, लो वेजेस लिख सकते हैं, लो वेजेस लिख सकते हैं। विच रीजन है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल, चलें बताएं। विच रीजन है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल? Study Fig 1.1 are divided bar graph showing the international tourism revenue for different world regions. जल्दी सब सब बताएं जरा, सब हैं क्लास में, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं सीख रहे? ये कितना है? 27, 6, 7 कर लेते हैं, इन दोनों को तो छोड़ दो, ये कितना होगा? ये होगा अम, जी अयान, ये होगा 34, 34, ये होगा 65, और ये कितना है? 65 से 5, 10, 20, 30, 35, और 65 माइनस 34 कितना होगा? तकरीबन 30 होगा कुछ, वही 27, इसका मतलब 35 यूरोप। आपने तो यूरोप बड़ा जल्दी से कह दिया, पर थोड़ा सा कैलकुलेट करें, अगर आपको नहीं देखना तो गलती ना हो। विच रीजन अकाउंटेड फॉर 3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, 3% कौन सा है? देखिए यहाँ पे मैंने 27 लिखा है और 30, तो 3% हुआ अफ्रीका। मिडल ईस्ट नहीं, अफ्रीका। मिडल ईस्ट तो 5% कुछ होगा। ये फ्री के मार्क्स हैं, तो तवज्जो से लिखेंगे। What percent of the world total was contributed by Asia Pacific? 65 से 34, 65 माइनस 34 क्या हुआ? 29 हुआ। तो आप कुछ, हाँ, 30, 31, 29 ये आप लिख सकते हैं, कुछ भी बीच का अमाउंट लिख सकते हैं। 29 भी एक्सेप्टेबल होगा, 30 भी होगा, 31 भी होगा, एक ही दो परसेंटेज ऊपर नीचे चलेगी। अच्छा भैया, 5.2 देखनी पड़ेगी। वाह, 35 क्यों? और 35 ऊपर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 35 क्या नहीं क्यों लिखा, सॉरी, 35 नहीं लिखना था, यूरोप लिखना था, पता ही मैंने क्यों लिखा। बताओ तो सही, गलती है।
ठीक है, सही बोला। डिस्क्राइब टू अट्रैक्शन टू टूरिस्ट ऑफ द एरिया शोन। अच्छा देखो तो सही यार, देखो तो सही। ये अक्सर ना आप ऊपर की तरफ जाते हो, अम, किस एरिया की तरफ होता है, ये नाम भूल रहा हूँ। अम, पता नहीं क्या, मैं इसे नाम भूल रहा हूँ। सवात, सवात की तरफ आप जाओगे तो आपको मिलेगा। सवात की तरफ आपको ये चीजें मिलेंगी। हुंजा मैं नहीं गया हूँ तो मैं वाउच नहीं कर सकता। सवात में मिंगोरा की तरफ ही आपको मिलेंगी। ठीक है, मालम जब्बा से पहले आपको मिल सकती है ये। ठीक है, आप बताएं इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है हमें। कह रहा है डिस्क्राइब टू टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द एरिया शोन। वाटरफॉल और ट्रीज लिख लें, ये दरख्त दरख्त दिख रहे हैं तो ट्रीज लिख लें, फॉरेस्ट लिख लें, ट्रीज ट्रीज लिख लेते हैं, ट्रीज लिख लेते हैं। सीनिक ब्यूटी नहीं ना, सीनिक ब्यूटी को थोड़ा सा वो करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। कैफे नहीं है, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, शॉप लिख सकते हैं। ढाबा वाबा नहीं। मुझे नहीं पता कैफे एग्जाम में सही करेगा नहीं करेगा, पर आप शॉप लिख लें तो वो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है एग्जाम में कैफे एक्सेप्ट कर भी सकता है, ठीक है, पर शॉप इज अ मोर सेफर ऑप्शन। अब वो मार्केट स्कीम में देखना पड़ेगा कैफे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। नेम डिस्क्राइब थ्री कल्चरल अट्रैक्शन ऑफ पाकिस्तान। सब एक तीन कल्चरल अट्रैक्शन बताएं भाई। कल्चरल, जरा कल्चर की तरफ जाइएगा। कल्चर नहीं नहीं नहीं, फूड वूड नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं कि भाई क्या, कौन सी जगह, कौन सी एक कल्चर अट्रैक्शन का नाम लिखें। जैसे आप एक लिख सकते हैं कराची में जो है, मज़ारे कायद, मीनारे पाकिस्तान। और क्या लिख सकते हैं, बादशाही मॉस्क, मोइंजोदड़ो, और फैसल मॉस्क, बड़ी मशहूर है ना। फैसल मॉस्क कहाँ है, फैसल मॉस्क कहाँ है, इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन इंटरनेट टू पाकिस्तान टूरिस्ट इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट टू पाकिस्तान टूरिस्ट इंडस्ट्री। टेलीविजन के बारे में बताएं और इंटरनेट बताएं पाकिस्तान टूरिस्ट इंडस्ट्री में। मज़ार कायद थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं भाई। म्यूजियम ऑफ कायद आजम, मीनार पाकिस्तान हिस्टोरिक फॉर लाहौर रेजोल्यूशन, फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ रिलीजियस साइट। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। ट्रू टू शो द वर्ल्ड एंड ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट टू पाकिस्तान टूरिस्ट इंडस्ट्री। बताएं। हेल्प्स इन बुकिंग होटल्स। ठीक है, हेल्प्स इन बुकिंग होटल्स, तो आप इंटरनेशनल, आपके जो लोग हैं या आपके कराची में रहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यूज़ मैप्स सही है, एडवर्टीजमेंट के लिए हो सकता है कि, एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकता है, इंटरनेट में इंटरनेट का यूज़, इंटरनेट वगैरह का यूज़ एडवर्टीजमेंट के लिए हो सकता है। इंटरनेट और ये जो व्लॉग व्लॉग बनाते हैं उससे लोग और अट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, इंटरनेट से आप टूरिस्ट इंडस्ट्री का ये लिख सकते हैं कि इंटरनेट से जॉब्स भी मिल सकती हैं, आप जॉब्स एडवर्टाइज कर सकते हैं जिससे लोग वो बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पे जॉब्स है तो चलो भाई आप जॉब्स के लिए भी अब आओ।
ठीक है, कैन अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉइज। हायर अमाउंट्स ऑफ पीपल गेट इंक्रीज बाय द कल्चर ट्रेडिशन ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिससे आपका टूरिज्म बढ़ेगा, इससे ज्यादा लोग आएंगे। हेल्प्स बिल्डिंग पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। ब्लॉग दिखाएं जरा, ब्लॉग बनाए, ब्लॉग बना के बताएं ओ भाई, आई एम अंडर द वाटर। ठीक है, जरा अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए जरा आप। ठीक है, तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा। नहीं, मेरा काम है पीएचडी पढ़ाना, बस वही काम है। टू व्हाट एक्सटेंट इज डेवलपिंग, और कंटेंट बनाना पर एजुकेशन रिलेटेड से इंफॉर्मेशन बटे। हाँ, to what extent is developing new transport systems the most effective way to further develop the tourist industry? Hmm. To what extent is developing new transport system the most effective way of further develop the tourist industry? किस हद तक टू what extent developing, अगर हम नया ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। हाँ, तो आप रिमोट एरिया में, या वो एरिया जो एक्सेसिबल नहीं है, जो इनएक्सेसिबल है, आप वहाँ भी पहुँच सकते हो। वहाँ आप इजी एक्सेस टू माउंटेनस एरिया, फेरी मेडोज आप पहुँच सकते हो। बिल्कुल सही है, फेरी मेडोज का रास्ता बहुत खराब है, आप करोगे तो लोग फेरी मेडोज जाएंगे। अब फेरी मेडोज अक्सर वही लोग जाते हैं जो, अब मैं यहाँ से, वो तो 4x4 तो चलती है, पर वो उसमें भी आपके ना कमर वमर जरा टूट टूट जाएगी, इतना बुरा रास्ता होता है, वरना आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो अक्सर जो फैमिली वाले लोग होते हैं, अक्सर अक्सर अक्सर, तो एक फैमिली वाले लोग अवॉइड करते हैं कि भाई फेरी मेडोज छोड़ो, जरा कहीं और चलते हैं जहाँ पर रास्ता आसान है, तो फेरी मेडोज पे लोग जाते नहीं है। बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा पॉइंट आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो? नए नए एक्सेसिबल होगा, नए नए जब आप जगहों पर जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, इनएक्सेसिबल जगहों पर आप पहुंच सकते हो, जिससे वहां पर डेवलपमेंट होगी, इट विल लीड्स टू डेवलपमेंट। कॉटेज इंडस्ट्री लग सकती है, इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है, कॉटेज इंडस्ट्री, जिससे वो आपके, कॉटेज इंडस्ट्री भले ना भी लिखें तो आप वो लिख सकते हैं कि जब टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ पर वो सोवेनिर्स वगैरह जो बनाते हैं वो भी बिकेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। और न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप एयरपोर्ट्स भी लिख सकते हो, आप एयरपोर्ट्स के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एयरपोर्ट्स होगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लोग आएंगे। स्कर्दू का अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएगा, बाहर का घोड़ा आएगा। टूरिस्ट कैन ट्रेवल बिटवीन डेस्टिनेशंस फास्टर, बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली जब वो अपनी सहूलत देखेगा तभी तो फायदा होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या है? कैपिटल, कैपिटल नहीं है, जिससे आपको लोन लेना पड़ेगा, जिससे आपका डेट इंक्रीज होगा। और 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 क्या लिख सकते हैं कि नहीं यार, ट्रांसपोर्टेशन से कुछ ज्यादा काम नहीं होगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। होटल्स आप लिख सकते हैं कि भाई होटल्स बनाएं, आप होटल्स पर काम करें, वीआईपी होटल्स बनाएं। क्योंकि अगर आपने रास्ता दे दिया, बेहतरीन वीआईपी रास्ता है आपका एक जगह का, पर वहां पर रहने की जगह ही नहीं है, वहां पर बोलने चलो भाई टेंट में रहो, फिर क्या करोगे? कल्चर विल बी हार्म लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन रास्ता है, एयरपोर्ट खोल दिया कर दूं मैं, बस सोचो कर दूं मैं, रहने की जगह ही नहीं है। अब बैठे रहोगे हाथ पांथ करें, रहेंगे कहाँ से? टूरिस्ट बोलेगा नहीं भाई, अच्छा बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, मुझे आना ही नहीं है, क्योंकि मैं रहूंगा कहाँ पर? होटल ही नहीं है। क्राइम रेट बढ़ सकता है, हाँ, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो क्राइम रेट बढ़ सकता है। टेंट लगाओ, क्या तो डोड़ा आके यहाँ पर टेंट पर रहेगा? बुरा बोलेगा मैं अपने शहर में 5 स्टार घर में रहता हूँ, मैं 5 स्टार होटल्स में रहता हूँ, यहाँ पर आके मैं टेंट में रहूँ?
नहीं आना मुझे, नहीं रहना, टूरिस्ट तो भाग जाएगा। तो बोलोगे कि भाई बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बाकी चीजों पर काम करो। रास्ते में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बाकी चीजें होटल्स नहीं होंगी, क्लीन वाटर सप्लाई नहीं होगी, तो क्या करोगे? ये बातें आप लोग लिख सकते हो। सर मैं आया, ये हमने पॉइंटर्स पर ली। टेररिज्म को रोको, सही बात कह रहा है भाई। रोड बना दी वीआईपी, टेररिज्म, वो चल भाई निकाल, मोबाइल निकाल। तो भाई क्या करोगे? देखिए ये तो मैं आपको नेगेटिव वे में तो पूरा नेगेटिव में चला जाऊंगा, पॉजिटिव में तो ओ नहीं नहीं रोड बनानी चाहिए, रोड से पहुंचोगे जल्दी पहुंचोगे, ये वही हो। तो जिस तरह का आंसर लिखना हो, जिस तरह का पॉइंटर लिखना हो, उस तरह के आप अपना रंग कर लो, उस रंग में ढल जाओ। ठीक है, समझ में आया? कोई मसला, परेशानी, सवाल? आज हमने कौन सा पास पेपर करा? ऑक्टोबर नवंबर 2023, पेपर 2 ज्योग्राफी।